नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी कंगना रनौत। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात की और सीएम योगी ने ओडीओपी उत्पाद देकर उन्हें सम्मानित किया है। तो आपको बता दें कि जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कंगना रनौत। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना को, किस तरीके से अब आगे की रूपरेखा रहेगी, क्या योगदान होगा कंगना को इसके प्रचार और विस्तार में? शैलेश, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल। कंगना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा ओडीओपी का? देखिए, अगर बात करें ओडीओपी जो है वो योगी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी चर्चा सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होती है। और इसीलिए आज जब कंगना रनावत यहाँ पर आई, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो इस पर चर्चा हुई और ये फैसला हुआ कि कंगना रनावत जो है वो अब इस योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। वो ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए, 75 जिले में हर जिले के एक उत्पाद को सरकार ने चुना था उसको प्रमोट करने के लिए। और आपको बताएं, जब तेजस एक्सप्रेस ट्रेन चली थी तो उसके ऊपर भी हमने ओडीओपी की झलक देखी थी प्रचार के रूप में। और इसी के तहत अब आगे कंगना रनावत को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी वो एक फेस होंगी इस योजना के लिए, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे कहीं पर कांच की चूड़ी की बात होती है, अगर फिरोजाबाद में मुरादाबाद में मेटल की बात होती है, पीतल की बात होती है, तो इन सभी चीजों को लेकर कंगना रनावत जो है वो एक तरह से अग्रिम भूमिका निभाएंगी इनके योजनाओं के प्रचार प्रसार में। और सरकार का ये मानना है कि अगर ओडीओपी को बढ़ावा मिलेगा तो अलग अलग क्षेत्र में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके जो कारोबार है वो बढ़ेगा, और कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। वहां इन उद्योगों से जुड़े हुए जो छोटे मजले लोग हैं उनको काम मिलेगा। यानी हर तरफ जो एक ओडीओपी के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने की बात है, जो एक वहां के पारंपरिक उद्योग है उनको बढ़ावा देने की बात है, तो उसमें भूमिका रहेगी अब कंगना रनावत की। एक फेस होगा उनका, क्योंकि बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, चर्चित अभिनेत्री हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये लगता है उन्हें भी कि इनका फेस जुड़ने के बाद ओडीओपी योजना जो है उसके प्रचार प्रसार को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसी वजह से कंगना रनावत को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला लिया है सरकार ने। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए शैलेश। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में आनंद गिरी ने प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की है। अभियोजन की तरफ से आनंद गिरी की अर्जी का विरोध किया गया। आनंद गिरी के वकीलों की दलील है कि अपने बचाव और जमानत के लिए दस्तावेज बेहद जरूरी है। दस्तावेज पाने का आरोपी को कानूनी अधिकार है, आनंद गिरी के वकील ने कहा, और इस अर्जी को खारिज कर दिया जाना चाहिए, अभियोजन पक्ष ने कहा है। लेकिन आनंद गिरी के वकीलों ने कहा कि ये उनका अधिकार है, आनंद गिरी का, इन्हें मिलना चाहिए। आनंद गिरी की याचिका पर सोमवार को फैसला आने की उम्मीद है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से आनंद गिरी की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से इन कागजातों की मांग की गई है, किस तरीके की बहस रही, अभियोजन ने क्या विरोध किया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आनंद गिरी के वकीलों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वो जमानत की तैयारी कर रहे हैं और जमानत की तैयारी के मद्देनजर ही ये कागजात मांगे गए हैं। उन्हें सीधे तौर पर पता था कि जो भी जांच एजेंसियां हों, चाहे इस मामले में एसआईटी ने पहले जांच की थी, चाहे अब सीबीआई जांच कर रही है, वो सीधे तौर पर ये कागजात, ये दस्तावेज उन्हें नहीं देगी। इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि आज इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। आनंद गिरी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई तो जो अभियोजन यानी सरकारी पक्ष है उसने इस अर्जी का पुरजोर विरोध किया और कहा कि ये याचिका पोषणीय नहीं है, उनको किसी भी सूरत में कागजात नहीं दिए जा सकते हैं। तो आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। उम्मीद है कि कल तो गांधी जयंती की छुट्टी है, परसों रविवार है, तो बहुत मुमकिन है कि इस मामले में सोमवार को आगे की सुनवाई होगी और उसी दिन अदालत कोई फैसला इस पर सुनाएगी। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और एटीएस ने धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के यवतमाल का रहने वाला है आरोपी धीरज। एटीएस ने कानपुर से धीरज की गिरफ्तारी की है। धर्मांतरण के आरोपी मौलाना उमर गौतम के नजदीक है धीरज। नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण कराता था।
तो एटीएस ने कानपुर से धीरज की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, बड़ी खबर है, एटीएस ने धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े एक और आरोपी को पकड़ा है। महाराष्ट्र के यवतमाल का रहने वाला है आरोपी धीरज। एटीएस ने कानपुर से धीरज की गिरफ्तारी की है। अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र धर्मांतरण मामले में एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि यहां कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है और पुलिस के मुताबिक यहां प्रार्थना सभा में किसी रोग को लेकर पीड़ित प्रार्थना कर रहे थे। शैलेश पांडे ने कहा कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन हुआ है, फिर भी मामले की जांच हो रही है। यह मामला कोतवाली बीकापुर के चांदपुर गांव का है। देवी नाम की महिला के मकान में कुछ लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं और वहां पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। प्राप्त जानकारी पे क्षेत्राधिकारी बीकापुर तथा पुलिस टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची और लोगों को लाके इनसे पूछताछ की गई। अभी तक ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि हितलाल कोरी और रविंद्र कुमार कोरी वहाँ पे उपस्थित थे और आसपास के गांव से कई पुरुष और महिलाएं वहाँ पे इकट्ठा हुई थी और ये एक पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित प्रार्थना सभा वहाँ कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शामली की। शामली के कैराना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग पूरी तरह से झुलस गए। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद पटाखा फैक्ट्री ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उसमें काम कर रहे 10 से 15 लोग मलबे के नीचे दब गए। विस्फोट कैसे हुआ इसका पता लगाया जा रहा है। हादसा कैराना कोतवाली क्षेत्र के जगनपुरा रोड पर हुआ, जहां पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने वहां पर पुलिस को सूचना दी। लोगों को बाहर निकाला गया, घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कुछ लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर किया गया। फैक्ट्री का संचालक राशिद नाम का युवक कर रहा था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। शाम को लगभग 4:30 से 5 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कहीं पर एक पटाखा फैक्ट्री है, वहाँ पर विस्फोट हुआ। ये सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस जो यहाँ पर थी उनके द्वारा उस स्थान का मौका मुआयना किया गया। पता चला है कि एक अवैध पटाखा फैक्ट्री जो एक बंद हुए अचार फैक्ट्री में चल रही, वहाँ पर एक विस्फोट जो है वो पटाखा बनाते वक्त हुआ है और तत्काल इसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी जनपद के हैं, उनके द्वारा पहुँचकर राहत और बचाव। और व्यापारी मनीष गुप्ता मौत मामले पर सियासत गर्मा गई है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान अजय लल्लू ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सदन से लेकर संसद तक उठाएगी। जिस तरह का तथ्य सामने आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। चोट के निशान है और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि निर्दयी तरीके से पीट कर हत्या की गई है। पुलिस महकमे के लोग और खासकर सरकार पूरी घटना पर पर्दा डालना चाहती है, लीपापोती करना चाहती है और अब तक गिरफ्तारी न होना ये प्रमाण करता है कि सरकार इसके प्रति कहीं से भी गंभीर नहीं है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने अपनी हत्या की आशंका जताई। मुख्तार ने अपने वकील के जरिए स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने आरोप तय करने और प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी है। आपको बता दें कि 1999 में पुलिस प्रशासन को आगरा सेंट्रल जेल में छापे के दौरान मुख्तार अंसारी की बैरक से मोबाइल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिली थी। मुख्तार अंसारी पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में भी केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने प्रार्थना पत्र दिया था। मुख्तार अंसारी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में शासन और जेल प्रशासन की ओर से खुद की जान को खतरा बताया है। 16 अगस्त 2021 को एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में भेजा है कि उनको जान को खतरा है उन्हें, और जेल में कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो बिना सीसीटीवी कैमरे को रिकॉर्डिंग को बंद करके लाया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें अंदेशा है कि उनको मारने के लिए इस हद तक जाया जा सकता है कि उनके खाने में जहर मिला दिया जाए। तो उनके जो सरपरस्त हैं, समय माननीय न्यायालय है, तो उन्होंने अपनी पीड़ा माननीय न्यायालय में कही है, जिसको मैंने कल भी प्लीट किया था
कि उनको खतरा है। उस सीसीटीवी कैमरा और गेट के जो जेल के गेट बुक होती है उसको प्रिजर्व किया जाए, माननीय न्यायालय में मंगाया जाए। और स्मैक तस्कर छोटे प्रधान की फैक्ट्री पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल गया। बैटरी की फैक्ट्री चला बीडीए का बुलडोजर। 1 बीघा में ये फैक्ट्री बनी थी जिसका ध्वस्तीकरण किया गया है। पढ़ेरा गांव के ग्राम प्रधान को कुछ दिन पहले ही स्मैक की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। छोटे प्रधान पर है करोड़ों की प्रॉपर्टी और उसी पर कार्रवाई हुई। फरीदपुर में बड़े बाईपास पर बनी फैक्ट्री को चलाया जा रहा था जिस पर आज बुलडोजर प्रशासन ने चला दिया। और अयोध्या में तपस्वी छावनी के संत परमहंस की ओर से 2 अक्टूबर को जल समाधि लेने की घोषणा के बाद अयोध्या पुलिस सक्रिय हो गई है। दरअसल संत परमहंस ने ऐलान कर रखा है कि 2 अक्टूबर को 12 बजे तक अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो सरयू में समाधि ले लेंगे। आपको बता दें कि यही परमहंस दास तपस्वी हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए भी एक बार आत्मदाह करने की कोशिश की थी। जैसा कि हमने घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर 2021 को दिन में 12 बजे यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा। उसको लेकर के आज हमने हिंदू सनातन धर्म संसद को बुलाया है, जिससे जो हिंदूवादी संगठन है, जो राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए मेरे मरने के बाद हमारी आवाज बने और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित न हो जाए तो संघर्ष करते रहें। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यह हिंदू सनातन धर्म संसद संपन्न हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का काम जारी है। नींव के दूसरे फेज का काम शुरू हो गया है। करीब 10 घंटे में 285 घन मीटर कंक्रीट का काम हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक ये उनके जीवन का विलक्षण अनुभव था। उन्होंने उम्मीद जताई कि नींव के दूसरे फेज का काम अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्लिंथ का काम शुरू होगा जो फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। मेरे जीवन का तो बड़ा विलक्षण अनुभव था। मैं रात को वहाँ था 11:30-12 बजे तक। 15 ब्लॉक बनेंगे और एक रात के अंदर 1 ब्लॉक पूरा होगा। अगला काम करने के लिए 2-3 दिन का समय लगेगा। एक के बाद दूसरा काम शुरू करने के लिए समय लगेगा। तो भी कोशिश है कि अक्टूबर में ये काम पूरा कर लेंगे और इस प्रकार फाउंडेशन का सेकंड फेज अक्टूबर के एंड तक पूरा हो जाएगा। फिर प्लिंथ निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे जो आगामी 4 महीने में हम पूरा कर लेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस लखनऊ कोर्ट ने जारी किया। डॉक्टर महेंद्र सिंह की ओर से संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा किया गया। दरअसल संजय सिंह ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर घोटाले के आरोप लगाए थे। ये आरोप जल जीवन मिशन में लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा लखनऊ सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ दाखिल किया है। सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन लखनऊ ने आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय सिंह को नोटिस जारी करते हुए उनको तलब किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह जगह जगह दौरा कर रहे हैं। मऊ जिले के घुसी जाते समय संजय मऊ शहर में रुके, जहां पर उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बयान दिया और उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। साथ ही कहा कि कानून एक तरह से पुरानी जमींदारी प्रथा को बढ़ावा देने वाला है। कानून के माध्यम से हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पे हस्ताक्षर किया गया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस कानून के आने के बाद असीमित भंडारण की छूट दी गई है। यानी प्राइवेट कंपनियां सस्ते में किसानों से गेहूं, धान, आलू, प्याज, गन्ना, जो भी उनके उपज होंगे उसको सस्ते में खरीदेंगे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में असीमित भंडारण करेंगे और जब बाजार में उस चीज़ की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे उसको बेचेंगे। ग्रेटर नोएडा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से छेड़छाड़ करने के आरोपी सपा जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी फरार हो गया है। श्याम सिंह भाटी की पत्नी ट्वीट करके अपने पति की गुमशुदगी की जानकारी दी है और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। श्याम सिंह भाटी वही शख्स है जिसने दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर लगे शिलापट पर काली पोत दी थी।
इस पूरे घटनाक्रम पर श्याम सिंह भाटी ने एक फेसबुक पेज से लाइव किया, लेकिन अब इस मामले में आरोपी श्याम सिंह भाटी गायब है। विधानसभा चुनाव में जीत की तैयारी को अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा ने अपने यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली। आज लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को देश की ऊर्जा बताते हुए कहा कि देश और यूपी के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले भाजयुमो कार्य समिति के समापन समारोह के दौरान सीएम ने युवा कार्यकर्ताओं को यह भी बताया कि कैसे भाजपा सरकार में यूपी की पहचान बदल गई है। 15 वर्षों में कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश की दिशा बदल दी, तकदीर बदल दी, नष्ट कर दी, पहचान समाप्त कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने मात्र 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को फिर से उसके गौरव को दिलाने की ओर अग्रसर करके उसको अपनी उसकी पहचान दिलाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश का परिचय हम लोगों को देना होता था तो हम लोग कहते थे कि आबादी में हम देश के नंबर 1 के राज्य हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात होती थी हम कहते थे, संकोच होते था हम लोगों को कहने में कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था है, यानी हमारा नंबर 6ठे स्थान पर आता था। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश मात्र 4.5 वर्ष के अंदर देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई दलों के नेताओं ने सपा का दामन थामा। कांग्रेस के पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी और विनोद चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर सपा में आए। विनोद चतुर्वेदी प्रियंका गांधी के भी सलाहकार परिषद के मेंबर रह चुके हैं। वहीं नोएडा के बसपा के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बबलू सेन और घाटमपुर कानपुर से पूर्व बसपा विधायक रामप्रकाश कुशवाहा भी सपा में शामिल हो गए। वहीं एचएन सिंह पटेल ने भाजपा छोड़ अपने भाई ब्लॉक प्रमुख संजय पटेल के साथ सपा ज्वाइन कर ली। इसके अलावा अपना दल के ओमकार सिंह पटेल सपा में शामिल हुए, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सपा का गठबंधन हुआ। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने गोरखपुर व्यापारी मामले को लेकर भाजपा पर वार किए, साथ ही कहा कि सपा ही भाजपा को हराएगी। गोरखपुर में जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ देश और दुनिया में नहीं हुई। अमेरिका में जरूर घटना हुई, लेकिन वहां की सरकार के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। कहीं इस तरह की घटना होती, पूरे दुनिया में देश के लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे खुशी है, आज नाराजगी है लोगों के अंदर। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या उसकी पीट करके हत्या नहीं हुई है? जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है वही भाषा अधिकारियों की है। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। आज हर जाति बिरादरी के लोग आगे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ये तमाम उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब धोखा है। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है। माउंट त्रिशूल की चोटी की फतह करने गए 5 जवान और एक शेरपा लापता है। नौसेना का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल के लिए एक अभियान पर गया था और इस अभियान दल से कैंप 3 से आरोहण के लिए 10 सदस्यों और शेरपाओं का दल रवाना हुआ, मगर इसी दौरान एक एवलांच आ गया जिसके बाद 5 जवान और एक शेरपा लापता है। घटना की जानकारी के बाद रेस्क्यू टीम और सर्च टीम को माउंट त्रिशूल के लिए रवाना किया गया है। माउंट त्रिशूल 3 चोटियों का समूह है, इसी कारण से इसे त्रिशूल कहते हैं। और इधर मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लापता जवानों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पर्वतारोही दल के 14 लोगों का अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। 6 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया जाना अभी बाकी है।
नहीं, सरकार और नीम के एयरफोर्स के लोग जो है लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी लगभग 6 लोगों को अभी निकाला जाना बाकी है, वो मिल नहीं रहे हैं। बाकी लोगों को अभी निकाला जा चुका है। इसी के साथ साथ चमोली जिला प्रशासन और बागेश्वर के जिला प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि आगे वो हर स्थिति के लिए तैयार है।